अब जो अगली चीज है वो कहलाती है बोनस। बोनस होता क्या है? बोनस क्या होता है? बोनस होता है रिवॉर्ड गिवन टू एम्प्लॉइज फॉर अचीविंग डिजायर्ड results. Reward given to employees for achieving desired results. ये कहलाता है बोनस। बोनस होता है रिवॉर्ड गिवन टू एम्प्लॉइज फॉर अचीविंग डिजायर्ड रिजल्ट्स। जब आपका एम्प्लॉय आपके डिजायर्ड रिजल्ट अचीव कर लेता है और कंपनी उसको खुश होकर एक्स्ट्रा पेमेंट कर दे, इसको हम कहते हैं बोनस। बोनस की वर्किंग होती है बोनस मोस्टली पे किया जाता है ऑन कंप्लीटिंग सेल्स टारगेट और सेविंग टाइम फॉर प्रोडक्शन। मतलब मैंने एक चीज बनाने में 15 घंटे लेने थे, मैंने वो चीज 11 घंटों में कर दी और अच्छी तरीके से बना के दे दी। मैंने जो 4 घंटे बचाए वो 4 घंटों पे एम्प्लॉयर खुश होके मुझे पेमेंट कर रहा है 50% के हिसाब से, तो वो क्या है? मेरे लिए बोनस है। या फिर मैंने सेल्स का अपना टारगेट अचीव कर लिया, मैंने अपना सेल्स का टारगेट अचीव कर लिया और मुझे वो सेल्स का टारगेट अचीव करने पर क्या कहते हैं, मुझे मेरे सेल्स का टारगेट अचीव करने पर एम्प्लॉयर ने 2% या 5% एक्स्ट्रा पेमेंट कर दी, तो वो कहलाता है बोनस। टाइम सेव पर बोनस कैसे वर्किंग होती है ये भी देख लेते हैं और उसके बाद सेल्स पे कैसे बोनस मिलता है ये भी देख लेते हैं। अच्छा, ये चीज आप हमेशा अपने जहन में रख लें कि बोनस is the part of gross pay. Bonus is the part of gross pay, not basic pay. Bonus is the part of gross pay, not basic pay. बोनस जब भी मिलेगा हमें वो ग्रॉस पे में जाके कैलकुलेट होगा, बेसिक पे पर कैलकुलेट नहीं होगा। बोनस हमें जब भी मिलेगा वो हमेशा ग्रॉस पे पर जाके कैलकुलेट होगा, बेसिक पे पर कैलकुलेट नहीं होगा। मैं फिर दोहरा देता हूं, बोनस हमें जब भी मिलेगा वो हमेशा ग्रॉस पे पर कैलकुलेट होगा, बेसिक पे पर कैलकुलेट नहीं होगा। एक सवाल कर लेते हैं जिसमें मैं आपको पहले टाइम सेव पर बता देता हूं और फिर उसके बाद हम करेंगे यही सवाल टारगेट कंप्लीशन पर। पहले टाइम सेव पर बोनस किस तरीके से निकालते हैं इस पे बात कर लेते हैं। टाइम सेव पर बोनस निकलता है standard time allowed to complete
एक्चुअल यूनिट्स, एक्चुअल टाइम टेकन टू कंप्लीट एक्चुअल यूनिट्स, इन दोनों का हम डिफरेंस ले लेंगे, हमारे पास आ जाएगा टाइम सेव्ड। जो भी हमारे पास टाइम सेव्ड होगा उस पर हमारा बोनस इंप्लीमेंट हो जाएगा और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज ऑफ बोनस और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, क्योंकि ये टाइम सेव्ड है, क्योंकि ये टाइम सेव्ड है तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे स्टैंडर्ड रेट पर आवर से। हमारे पास आ जाएगा बोनस अमाउंट ऑन टाइम सेव्ड। दूसरी चीज है हमारे पास बोनस ऑन कंप्लीटिंग सेल्स टारगेट, बोनस ऑन कंप्लीटिंग सेल्स टारगेट। सेल्स टारगेट अमाउंट माइनस एक्चुअल सेल्स इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, एक्सीडिंग सेल्स अमाउंट, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे bonus percentage that can be any percent। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा बोनस का अमाउंट, हमारे पास क्या आ जाएगा बोनस का अमाउंट। अब इस पे एक एक सवाल कर लेते हैं। पहला सवाल हम करेंगे, पहला सवाल हम करेंगे बोनस ऑन टाइम सेव्ड। स्टैंडर्ड टाइम अलाउड पर यूनिट, वर्किंग आवर्स
पर डे actual units produced actual units produced (22 units). Actual unit produced 22. Standard rate per hour $10 पर आवर, एंड उसके बाद हम आ जाएंगे (50% of time saved at standard rate per hour). 50% of time saved at standard rate per hour. सवाल करके देख लेते हैं. कैलकुलेट बेसिक पे एंड ग्रॉस पे. कैलकुलेट बेसिक पे एंड ग्रॉस पे निकाल लेते हैं जनाब. बेसिक पे कैसे निकलेगी? बेसिक पे निकलेगी पर डे (8 into 10) विच इज 80. दूसरी चीज आएगी अब यहां पर बोनस. बोनस कैसे निकलेगा? पहले तो हमें यह निकालना है कि 8 घंटे में कितने यूनिट्स बनने चाहिए थे. 8 घंटे में कितने यूनिट्स बनने चाहिए थे. अगर एक यूनिट को बनने में आधा घंटा लग रहा है तो 1 घंटे में 2 यूनिट्स बन जाएंगे. मल्टीप्लाई बाय 8 घंटे हमारे पास हो गया टोटल 16 यूनिट्स. हमने बनाए कितने? 22 यूनिट. हमने कितने यूनिट एक्स्ट्रा बनाए? 6 यूनिट. एक यूनिट को बनाने में लगता है आधा घंटा, तो हमने 3 घंटे एक्स्ट्रा काम किया. 3 hours saved. 3 hours multiply by 50% multiply by 10. 50% of time saved at standard rate per hour. ये हो जाएगा आपके पास 15. ये हो जाएगा आपके पास 15. तो आपकी ग्रॉस पे कितनी आ गई अभी? $95. ये हमने कर दिया एज पर टाइम सेव. अब बात करते हैं सेल्स टारगेट पर. बेसिक पे इज इक्वल्स टू 2% ऑफ एक्चुअल सेल्स अमाउंट. बोनस is equals to 1% on excessive
सेल्स टारगेट सेल्स आ गई आपके पास, लेट्स जस्ट से 70,000, एक्चुअल सेल्स $100,000, एक्चुअल सेल्स $100,000. कैलकुलेट बेसिक एंड ग्रॉस पे, कैलकुलेट बेसिक एंड ग्रॉस पे. बेसिक पे कैसे कैलकुलेट करेंगे? बेसिक पे कैलकुलेट हो रही है एक्चुअल सेल्स का 2%. एक्चुअल सेल्स है मेरी 100,000 इंटू 2%, विच इज $2,000. अब यहां पर ऐड कर दूंगा मैं बोनस ऑन एडिशनल सेल्स. एडिशनल सेल्स कितनी है? 100,000 माइनस 70,000, तो ये हो गया 30,000, और इसका 1% मेरे पास आ जाएगा, विच इज 300. मेरी ग्रॉस पे कितनी हो गई? 2300. आई बिलीव यहां तक सबको समझ आ गया होगा. अब दो चीजें और हैं यहां पर, एक होती है कमीशन और एक होता है बेनिफिट्स. बेनिफिट्स कहा जाता है extra facilities provided by employer to employee. For example, medical, fuel, mobile charge, house rent, and so forth. Part of gross pay, not basic pay. बेनिफिट्स क्या होते हैं? बेनिफिट्स उन तमाम एक्स्ट्रा फैसिलिटीज को कहा जाता है जो आपका एम्प्लॉयर आपको दे रहा है इन एक्सचेंज ऑफ योर सर्विसेज. एक तो वो आपको दे रहा है बेसिक सैलरी, उसके बाद वो आपको कहता है कि भाई आप मेरे पास काम करो, मैं आपको सैलरी के अलावा ये चीजें दूंगा. वो जो एक्स्ट्रा चीजें आपको दे रहा है अदर देन सैलरीज, वो सारी चीजें कहलाती हैं बेनिफिट्स. वो सारी चीजें क्या कहलाती हैं? बेनिफिट्स. दूसरी तरफ आते हैं हम कमीशन पर. कमीशन क्या होता है?
कमीशन क्या होता है? कमीशन कहलाता है एक्स्ट्रा इंसेंटिव जो एम्प्लॉयर आपको देता है ऑन अचीविंग डिजायर्ड टारगेट्स। आपको एक टारगेट दिया हुआ है, आप अगर वो टारगेट अचीव कर लेते हो तो एक्स्ट्रा इंसेंटिव जो आपको वो देगा वो कहलाता है कमीशन। कमीशन भी ग्रॉस पे का पार्ट होता है। कमीशन भी ग्रॉस पे का पार्ट होता है, बेसिक पे का पार्ट नहीं होता। बेसिक पे का पार्ट नहीं होता, ग्रॉस पे का पार्ट होता है। लेबर की रिम्यूनरेशन में इसके अलावा आपसे कोई और चीज नहीं पूछेगा। एज फार एज द अलाउंसेस आर कंसर्न, एज फार एज द अलाउंसेस आर कंसर्न, इसके बाहर लेबर की रिम्यूनरेशन में आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अब आते हैं उन तमाम डिडक्शंस पे जो लेबर की होती हैं ड्यूरिंग इन द रिम्यूनरेशन स्कीम। उन तमाम डिडक्शंस पे जो लेबर की होती हैं इन द रिम्यूनरेशन स्कीम। डिडक्शन में हमारे पास दो चीजें आ जाती हैं। पहली चीज आती है टैक्स, दूसरी चीज आती है इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन, जिसको पाकिस्तान में पेंशन स्कीम कहा जाता है, या हम जिसको एम्प्लॉय ओल्ड एज बेनिफिट इंश्योरेंस भी कहते हैं। एम्प्लॉयज ओल्ड एज बेनिफिट इंश्योरेंस। टैक्स, टैक्स जब भी डिडक्ट होगा, टैक्स विल बी डिडक्टेड फ्रॉम ग्रॉस पे कैलकुलेटेड ऑन ग्रॉस पे। टैक्स को आप कैलकुलेट भी ग्रॉस पे से करते हो और टैक्स को आप डिडक्ट भी ग्रॉस पे से करते हो। इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन, इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन के दो हिस्से होते हैं। एक होता है एम्प्लॉयर का, एक होता है एम्प्लॉय का। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये दोनों 50-50% कंट्रीब्यूट करते हैं। लाइक 50% कंट्रीब्यूट कर रहा है एम्प्लॉय अपने लिए, और 50% एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय। पेंशन स्कीम या इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन डिडक्टेड फ्रॉम ग्रॉस पे but mostly calculated on basic pay। नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन जो आप कैलकुलेट करते हो वो मोस्टली आप कैलकुलेट करते हो ऑन द बेसिक पे, ऑन द बेसिक पे, जबकि आप जो डिडक्ट करते हो वो आप ग्रॉस पे में से डिडक्ट करते हो। और कौन सा हिस्सा डिडक्ट होता है? ओनली एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन। ओनली एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूट कर रहा है सिर्फ वही चीज डिडक्ट होगी उसकी ग्रॉस पे में से। आई बिलीव ये चीज सबको समझ आ गई होगी। हम आगे बढ़ते हैं, एक सवाल करते हैं, उसके बाद हमारी ये लेबर की जो वेजेस हैं ये खत्म हो जाएंगी और उसके बाद हम करेंगे इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट।
ये हमारा सवाल है, आप लोग देख सकते हैं। इस सवाल को हम अभी सॉल्व करते हैं। हमारी बेसिक पे है इस सवाल में 3000 पर मंथ। बेसिक पे हमारी $3000। बेनिफिट्स हमारे पास जो है वो इसमें हम ऐड कर देंगे। दो सौ 350 पर मंथ। तो हमारे पास ग्रॉस पे कितनी आ गई? $3350। हमारे पास ग्रॉस पे आ गई $3350। अब इसमें से हम पहले डिडक्ट कर लेंगे टैक्स। टैक्स कितना है? 10% ऑफ ग्रॉस पे। टैक्स इज 10% ऑफ ग्रॉस पे विच इज $335। और फिर हम यहां से माइनस कर देंगे नेशनल इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशन। ये NIC रिप्रेजेंट्स नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन। हमें यह कहा गया है कि बेसिक पे का 5% है, तो 3000 का 5% और फिर उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 40% से। क्यों 40% से क्यों मल्टीप्लाई करूंगा? 60% एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है मेरे बिहाफ पे, तो 40% मैं कंट्रीब्यूट करूंगा। तो 3000 का 5% हम पहले निकालेंगे और उसके बाद इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 40% से। 150 आ जाएगा 3000 का 5%, और इसको जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 40% से, तो ये मेरे पास आ जाएगा $60। ये मेरे पास आ जाएगा $60। मेरे पास यहां पर अब आ जाएगी नेट पे। अब मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगी? नेट पे। $2955। मेरे पास यहां पर क्या आ गई? $2955 नेट पे आ गई। मेरे पास यहां पर आ गई $2955 नेट पे। अब क्लास यहां पर जो हमारे पास आखिरी चीज रह गई है लेबर रेम्यूनरेशन में, वो कहलाती है मिनिमम गारंटीड वेज। मिनिमम गारंटीड वेज क्या होती है? मिनिमम गारंटीड वेज इज द मिनिमम अमाउंट which will be paid to an employee by the employer। मिनिमम गारंटीड वेज एक ऐसे अमाउंट को कहा जाता है, एक ऐसे मिनिमम अमाउंट को कहा जाता है जो एम्प्लॉयर पे करेगा एम्प्लॉय को, और मिनिमम इतना अमाउंट तो एम्प्लॉय लेकर जाएगा अपने पास घर पे। मिनिमम इतना अमाउंट तो एम्प्लॉय अपने पास घर पे लेके जाएगा। दैट शुड बी कंसिडर्ड द नेट वेज ऑफ एन एम्प्लॉय। दैट शुड बी कंसिडर्ड द नेट वेज ऑफ एन एम्प्लॉय। So minimum guaranteed wage is the minimum amount which will be paid to an employee by an employer. Most of the time the government decides the minimum guaranteed wage. Most of the time the government decides the
मिनिमम गारंटीड वेज। लेट्स जस्ट से मैं कहता हूं कि इस सवाल में, ये जो हमने अभी सवाल किया है, इस सवाल में मिनिमम गारंटीड वेज इज 3000। मिनिमम गारंटीड वेज कितनी है? 3000। तो अब मैं कंपेयर करूंगा नेट पे को मिनिमम गारंटीड वेज से, विच इज $3000, विच इज $3000। अब इन दोनों में से जो भी हायर होगा, इन दोनों में से जो भी हायर होगा, दैट वुड बी द लेबर पेरोल फ्रॉम दीज टू। इन दोनों में से जो भी हायर होगा वो लेबर का पेरोल बनेगा। अगर हायर उसकी नेट पे है तो लेबर नेट पे लेकर जाएगा, अगर हायर उसकी मिनिमम गारंटीड वेज है तो लेबर मिनिमम गारंटीड वेज लेकर जाएगा। जैसे इस सवाल में हायर है मिनिमम गारंटीड वेज, तो लेबर को कितनी पे मिलेगी? $3000, या फिर जो भी उसकी मिनिमम गारंटीड वेज है। आई बिलीव ये चीज सबको क्लियर हो गई होगी। अगर आप लोगों को कोई सवाल होता तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। हम इस टॉपिक के आखिरी पार्ट पर जा रहे हैं, विच इज accounting treatment for labor cost। अच्छा, यहां पर जब मैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करता हूं तो हमेशा ये बात अपने जहन में रखिएगा, हम यहां पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे एज एन एम्प्लॉयर। एज एन एम्प्लॉयर लेबर कॉस्ट की मद में, एज एन एम्प्लॉयर लेबर कॉस्ट की मद में एम्प्लॉयर की जेब से क्या जा रहा है वो उसकी हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। लेबर कॉस्ट की मद में एम्प्लॉयर की जेब से क्या जा रहा है उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। उसमें दो चीजें आ जाती हैं। हम यहां पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे एज एन एम्प्लॉयर, और एज एन एम्प्लॉयर हमारे पास से दो चीजें जाती हैं हमेशा। एक चीज होती है ग्रॉस वेज, एक चीज होती है ग्रॉस वेजेस, दूसरी चीज आ जाती है, इसमें हम ऐड करते हैं एनआईसी। यहां पर आएगा एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। इन दोनों चीजों को हम मिला दें तो हमारे पास आ जाता है पेरोल एक्सपेंस। इन दोनों चीजों को मिला दें तो हमारे पास क्या आ जाता है? पेरोल एक्सपेंस। और जैसे मुझे पता है कि पेरोल मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस, और एक्सपेंस जब भी बढ़ता है तो वो क्या हो जाता है? पेरोल एक्सपेंस हो जाता है मेरे लिए डेबिट, और कैश, बैंक या फिर पेबिल हो जाएगा मेरे लिए क्रेडिट। ये डबल एंट्री बेसिकली बनती है। अब इस पेरोल एक्सपेंस तक जाने के लिए, इस पेरोल एक्सपेंस तक जाने के लिए हमारे पास दो अलग अलग एंट्रीज बनती हैं। पहली एंट्री हमारी बनेगी ग्रॉस वेजेस की। वो कुछ यूं होती है कि ग्रॉस वेजेस डेबिट, पेरोल क्रेडिट। नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन डेबिट, पेरोल क्रेडिट।
इसको कुछ इस तरीके से हम अगर अकाउंटिंग टी अकाउंट्स के हिसाब से बनाएं तो ये कुछ यूं बनता है। क्योंकि ग्रॉस वेजेस भी मेरे लिए एक्सपेंस है, ये चला जाता है पेरोल में। एनआईसी इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन भी मेरे लिए एक्सपेंस है, ये चला जाता है पेरोल में। और पेरोल मेरे पास दो चीजों में क्रेडिट हो जाता है, एक है मेरे पास ग्रॉस वेजेस, दूसरा है मेरे पास एनआईसी। और उसके बाद ये पेरोल मेरे पास डेबिट में आ जाता है एज इट इज पूरा अगेंस्ट कैश, बैंक या फिर पे बिल। ये इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। उम्मीद करता हूं आप सबको ये टॉपिक समझ आ गया होगा।